Good morning, students. Today we are going to discuss about past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. आज की इस क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि इस समय इसमें कार्य की जो कंटिन्यूटी होती है वो तो होती है, लेकिन ये इसमें समय दिया होता है कि किस टाइम पीरियड के दौरान, किस समय के दौरान ये काम चल रहा था। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता रहेगी, इसमें समय दिया हुआ होगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे इत्यादि शब्द आए तथा साथ में समय अवश्य दिया हुआ हो तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। देखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे इत्यादि शब्द आ जाए और साथ में समय अवश्य दिया हुआ हो तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। हिंदी में यदि हमने पहचान क्लियर कर ली तो उसके बाद सेंटेंस को बनाना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के सेंटेंस को देखेंगे कि उसका अंतिम वर्ड था होना चाहिए, उससे पहले रहा आना चाहिए। इसका मतलब तो कंटिन्यूअस तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में यदि समय दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो तो वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में जाएगा। और सबसे इसकी जो हिंदी के वाक्यों की सबसे जो बड़ी पहचान होगी वो ये होगी कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य में शेष शब्द, हिंदी वाक्य में शेष शब्द अवश्य दिया हुआ होता है। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए, उसमें टाइम दिया हुआ हो और साथ में से आ रहा हो तो डेफिनेटली वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आएगा। तो ये तो इसकी पहचान थी और ये इसकी एक विशेषता थी, जो इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन थी। यूनिक मतलब ऐसे पहचान हो जाती है इससे कि ये डेफिनेटली उसी टेंस की श्रेणी में जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। किसी भी तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए या किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें उस टेंस के वाक्य की जो रचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, उसके रूल्स पढ़ने होते हैं कि इसमें कौन से रूल्स आएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन से टाइम वर्ड्स आएंगे, कौन से प्रीपोजिशंस आएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। ये अभी तक आप 8वां टेंस है वो पढ़ रहे हैं। 4 आपने प्रेजेंट के पढ़ लिए और चौथा ही ये पास्ट का पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका पास्ट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स की चर्चा करते हैं। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन ही यूज होगी, क्योंकि जब किसी भी टेंस में यदि एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो वहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? हैड बीन ही यूज होगी। देखिए, इस टेंस में एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब देखो, हैड बीन जब भी दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई होती है, हैड बीन जब भी दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई होती है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें जब भी इसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नोट लगाएंगे और इस हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट जो होता है उसको ही इंट्रोगेटिव करते समय हम सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है तो क्या हेल्पिंग वर्ब के ये हैड और बीन दोनों के बाद में लगाएं या हैड या बीन के बीच में लगाएं, कहाँ लगाएं? और यदि बाहर निकालना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो किसको निकालें? तो बिल्कुल भी इस पे संशय नहीं होना चाहिए। देयर इज नो डाउट, आप हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पार्ट होता है, जैसे हेड के बाद ही नोट लगाएं और या यूं कहें हेड और बीन के बीच में नोट लगाएं, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को पहले ले आए और बीन अपनी यथास्थिति पर रहेगा, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब के पार्ट आते हैं तो टेंस उसकी पहली हेल्पिंग वर्ब में ही होता है, पहली हेल्पिंग वर्ब में ही होता है। जैसे कि इसके नाम से ही परफेक्ट और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि इसमें आईएनजी आ रही है तो ये कंटिन्यूअस शो कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट कहाँ शो कर रहा है? देखो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब हेड आ रही है प्लस बीन, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये बीन जैसे बी की थर्ड फॉर्म होती है, दोनों मिलकर के हमने इसको हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया यहाँ। लेकिन अगर एक्चुअली में इसका एनालिसिस किया जाए तो हेड है इसमें हेल्पिंग वर्ब और बीन जो है परफेक्ट के रूप में बी की थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी? बी की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पहले परफेक्ट बना हुआ है और बाद में ये टेंस है वो कंटिन्यूअस बनेगा, तभी इसका नाम पड़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। देखो मैंने इस नियम को थोड़ा छोटा करने के लिए दोनों को एकदम से मिला करके शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है। तो मैं एक तो ये लिखता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, फिर लिखता इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो मैंने यहाँ लिखा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। आईएनजी जुड़ेगी किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगी, तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी आएगी साथ में आईएनजी। तो हम कुल मिलाकर भी ये भी कह सकते हैं, अगर एक ही शब्द में कहना चाहिए तो कि मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। जैसा कि मैंने वर्ब फॉर्म में आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। तो आईएनजी की फॉर्म बनती है अपने जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे आईएनजी फॉर्म। एक्चुअली ये होता है क्या? बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और एक होती है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जिसमें मेन वर्ब में या बेस वर्ब में या रूट वर्ब में एस जोड़ा जाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब देखना इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान जो यही थी कि इसमें टाइम दिया होना चाहिए। तो देखो यहाँ टाइम का रेफरेंस भी आना चाहिए। देखो समय या टाइम के लिए फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। फॉर और सिंस एज प्रीपोजिशन भी होते हैं, और फॉर या सिंस का यूज किया जाता है। फॉर का यूज तो कहाँ करेंगे? अब दो चीजें जब भी हमारे सामने आ जाती है, हमारे पास फॉर आ रहा है और सिंस आ रहा है, दोनों में से किसी एक का यूज करना है। जब भी मोर देन टू ऑप्शंस आए तो हम दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं होती है, अलग अलग सिचुएशंस बनती है कि कहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा और कहाँ पर सिंस यूज किया जाएगा। तो देखो टाइम के संदर्भ में मैंने लिखा फॉर का यूज कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के लिए। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो अनिश्चित समय के लिए। नॉन क्लॉक यानी बिना घड़ी का जो समय होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, अनिश्चित समय के लिए, या नॉन क्लॉक टाइम, बिना घड़ी का समय जो होता है उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? फॉर का यूज कर सकते हैं। अब देखना इधर सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समय का एक बिंदु के लिए या निश्चित समय के लिए, या हमारा क्लॉक टाइम जो होता है, घड़ी में जो टाइम हम प्रदर्शित कर सकते हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एंड सिंस। फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, यदि हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, यदि हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक बनाना हो, निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। वेयर इज द यूज ऑफ नॉट? नॉट इज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड तथा नॉट हेड के बाद लगेगा। अब हमारे पास जैसे मैंने अभी पहले चर्चा कर दी, हेड और बीन दो एलिमेंट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो पहले एलिमेंट के बाद ही नोट लगेगा। तो देखना नोट हेड के बाद लगेगा। अब इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि मेकिंग करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य यदि हम बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में हमने सिंपली पहले ही कहा है कि जब भी वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा तो दो तरीके से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनेगा और एक WH वर्ड से बनेगा। दोनों ही तरीके से हमें बनाना होता है। पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही सेंटेंस में
क्वेश्चन वर्ड जो होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो पहले आता है। तो हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कहाँ, कैसे, वो आएगा। और अंग्रेजी के वाक्यों में यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको लेना है तो हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, या फिर यूं कहें कि सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। बेसिकली सब्जेक्ट अपने प्रारंभिक स्थिति में होता है। जब भी किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। और जब हेल्पिंग वर्ब पहली पोजीशन पर आ जाएगी, या तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, या ये कह सकते हैं सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। और यदि इसी में वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नोट, और उसके बाद जो बची हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो बीन, वो अपनी जगह रहेगी। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज करना है, नोट का, और नोट के बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो बीन बची है वो यूज करना है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। जब हमें अभी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले रखते हैं, तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड होता है तो उसको वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे। शेष नियम यथावत रहेंगे, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बने थे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, जो सब आएंगे तो शेष नियम यथावत रहेंगे, तथा निगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। क्या करना है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे, उसके बाद शेष नियम यथावत रहने का मतलब है जो इंट्रोगेटिव में नियम रहे थे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो आ जाएगी। लेकिन यदि इसी वाक्य को WH में निगेटिव बनाना हो तो सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या चेंज होगा, केवल सब्जेक्ट जहाँ आएगा उसके बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। WH वर्ड आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का यूज इसमें होगा नहीं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस 4 सिंस जो भी आ रहा है, टाइम वर्ड, एडवर्बियल जो है वो आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य की। सकारात्मक वाक्य को हिंदी इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस भी। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक, देखो इसका बेसिक पैटर्न क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का बेसिक पैटर्न याद कर लिया तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव का तो बहुत आसानी से बनेगा। तो उसमें तो क्या आंशिक परिवर्तन होगा, इसको आपको एक बार ध्यान से देखना। देखो वाक्य की संरचना में सबसे पहला एलिमेंट सब्जेक्ट होता है, तो हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट। दूसरा एलिमेंट वर्ब आती है, तो हमने दो तरह की वर्ब पढ़ी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगी। वर्ब का दूसरा पार्ट बच गया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लिखो। देखो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब कंप्लीट हो गई, वर्ब के दो हिस्से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो ऑब्जेक्ट लिखो, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की भूमिका नहीं है तो फॉर या सिंस का प्रयोग करो, फिर अदर लिखो। जैसे वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर मेन वर्ब प्लेइंग। तो देखो ये यहाँ तो इतना तो बन गया सब्जेक्ट एस, ये यहाँ से लेकर के ये इतना बन गया वी वर्ब, और ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये सिंस मंडे ये बन गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सिंस प्रीपोजिशन बन गया और मंडे जो बन गया एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। तो देखना सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिखा, हैड बीन की जगह, अब हैड बीन किसी में भी आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस बीन तो हैड बीन आ गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या यूं कहें ING फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म में ING, या दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका फॉर या सिंस में से सिंस क्यों आया, क्योंकि मंडे जो है वो निश्चित समय होता है, क्लॉक टाइम होता है, इसलिए हमने सिंस मंडे लगा दिया।
दूसरा सेंटेंस, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। देखो पहली बात तो इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी से आ रहा है। हिंदी के वाक्य की हमारी शर्त पूरी हो रही है। तो पहले हम आई के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के अनुसार आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब की पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रीडिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया रीडिंग, ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर। अब बताओ 2 घंटे कोई कौन से 2 घंटे निश्चित नहीं है ना, तो अनिश्चित है तो इसलिए हमने 4 लगा दिया, 4 2 आवर्स। आई हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था। ये दूसरा वाक्य बन गया। अब इन्हीं वाक्यों को देखो निगेटिव बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी। केवल और केवल देखो यहाँ जो पैटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके बीच में हमें क्या करना है, नोट लगाना। देखना सब्जेक्ट हैड प्लस नोट, बीच में नोट आ गया, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम के लिए फॉर या सिंस आ रहा है, फिर अदर जो भी क्वेश्चन वर्ड है, टाइम एडवर्ब है, जो टाइम सिचुएशन है वो है, सब आ रही है। देखना, वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। था आ गया, रहा आ गया, से आ गया। तो कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। अब देखना हमें यहाँ बहुत ध्यान रखना है, हैड आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन दोनों है, तो हैड के बाद नोट, बीन अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये इसके बीच में नोट आया, हेड के बाद में नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लेइंग में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर मंडे। वही ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गई यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये सिंस प्रीपोजिशन बन गया, और ये मंडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। फिर मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था। अब देखो मैं का सब्जेक्ट वही होता है, इसमें भी नोट ही आएगा। आई हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। अब देखना क्या है, हैड के बाद में नोट आया है, बीन अपनी जगह कोई चेंज नहीं हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, फॉर या सिंस में से अनिश्चित सब है तो 4 आ गया, तो वाक्य नेगेटिव हो गया। अब एक बार पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुए थे, ये आए प्लस साथ ही समय दिया हुआ हो, से दिया हुआ हो। अब बात करते हैं मेन वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैड बीन, किसी भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल सबके साथ आता है। मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। फिर हम फॉर समय के लिए फॉर या सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फिर निगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना होता है, हेड के बाद में नोट लगेगा, हेड और बीन के बीच में। फिर इंट्रोगेटिव वाक्य में हेड को वाक्य के प्रारंभ में रख लेंगे, WH वर्ड में पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट। फिर देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, तो पहले इसकी पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस या अदर आ रहा है, और THER अदर। वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। सिंस इसलिए आया कि उस समय क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, आई हैड बीन हेल्पिंग वर्ब रीडिंग मेन वर्ब न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स। 4 इसलिए आया कि समय निश्चित नहीं है, इसलिए 4 आ गया। निगेटिव में इनमें नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट हैड, अब हैड और बीन के बीच में क्या आ गया, नोट। बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस अदर। वह सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। सिंस इसलिए आया कि पीरियड ऑफ टाइम नहीं है बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा था। ये रूल्स है ना, राइट द रूल्स ऑफ द टेंस एंड राइट इन योर नोटबुक। ये जो मैंने लिखवाया है आपको पूरा वीडियो में, वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है एज ए होमवर्क के रूप में। थैंक यू वेरी मच।